हेलो विद्यार्थियों, हम लोगों ने जो मैग्नेटिज्म और मैटर जो चैप्टर शुरू किया था उसमें पिछले क्लास का जो लेक्चर था वहाँ तक हम लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल चुंबकीय पदार्थ का जो गुण होता है उस गुण पर हम लोगों ने बात कर लिया था पिछले क्लास तक, है ना। जैसे कि हम लोगों ने उसमें बात किया था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चुंबकीय प्रवृत्ति, है ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटाइजेशन चुंबकन, ये जो बेसिक जो प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, मैग्नेटिक मटेरियल का, इन तमाम प्रॉपर्टी पर हम लोगों ने पिछले क्लास तक बात किया था। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी होगा, आप लोग उसको ध्यान में रखे होंगे, पूरा तैयार कर लीजिए अच्छा से। और हम चाहते हैं कि अगर आप उस चीज़ को जैसे कि हमने डिफ़ाइन किया था उस अनुसार से तो शॉर्ट में हम लोग उस चीज़ को तैयार करते ही हैं, साथ में अगर कोई रेफरेंस बुक आप अगर पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि एनसीईआरटी अगर आप चाहो तो वो पढ़ो, है ना, या फिर और किसी और प्रकाशन वगैरह का। एनसीईआरटी वैसे द बेस्ट बुक है, सबसे बढ़िया हमारे लिए तो वही है। इसीलिए वही है क्योंकि अगर आप खोजने जाओ बहुत सारा चीज़ों को तो उसके अंदर जो है आपके सिलेबस में जितना चाहिए वो तमाम चीज़ें के अलावा जो समझने के लिए उसमें और भी पॉइंट चाहिए वो तमाम चीज़ें उसमें है ना। कम समय में उसको अच्छा से पढ़ा जा सकता है और ज़्यादा सीखा भी जा सकता है। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप वो जो बुक है उसको आप ज़रूर एक दो बार नहीं, जितना बार हो सके आपसे, सिर्फ एक दो बार नहीं, अगर बार बार प्रैक्टिस करते हो तो और अच्छा रहेगा। जितना बार पढ़ो तो वो दिमाग में बैठ जाएगा पॉइंट। हम आपको पिछले क्लास में बताए भी थे कि अगला क्लास जब शुरू होगा तो उसमें हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल चुंबकीय पदार्थ को क्लासिफाई करेंगे, यानी कि वो कितने प्रकार के होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो अपना लेक्चर है, आज का जो कहानी है उसी मुद्दा पर होने वाला है, जो बातें पिछले क्लास में आपको हम बताए थे, यानी जहाँ पर हमने क्लास को छोड़ा था वहाँ से हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये अपना आज का टॉपिक है, आपका हमारा यही एजेंडा है आज का, यानी कि चुंबकीय पदार्थों के प्रकार। वैसे चुंबकीय पदार्थ जो होता है उसको हम लोग अलग अलग भागों में क्लासिफाई करते हैं। कैसे करते हैं अगर आप इसको समझना चाहते हो तो मैग्नेटिक मटेरियल का एक जो गुण था, बहुत ही बेसिक गुण था, जिसको हम लोग बोले थे मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय घूर्णन, आघूर्ण बोलते हैं उसको, या फिर उसको आप ये भी बोल सकते हो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। ये भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो छोटा सा एम जो था, स्मॉल एम से जिसको हम डिनोट किए थे। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं, यानी कि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं या मैग्नेटिक मटेरियल है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर में मैग्नेटिक मोमेंट होना ही होना है, होगा ही। तो उसी के आधार पर हम लोग जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है इसको तीन भाग में क्लासिफाई करते हैं: डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पदार्थ और फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकीय पदार्थ। यानी जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है वो तीन प्रकार का होता है और इसी तीन प्रकार से हम उसको डिवाइड कर माने क्लासिफाई करते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का, तो मैग्नेटिक मोमेंट में हम लोग खोजते क्या चीज़ है, तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल और उसका स्पिनिंग यानी चक्रण, है ना। जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होता है उसका चक्रण जो होता है एक्चुअली में वही मैग्नेटिक मोमेंट को डिसाइड करता है। ऐसा बात आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, है ना। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री के तरफ हमारा एक्सप्लेनेशन वगैरह भी थोड़ा उधर झुकेगा। लेकिन याद रखिएगा बात हम फिजिक्स की कर रहे हैं तो फिजिक्स में ही हम इसको पूरा अच्छा से डिफाइन करके समझने का प्रयास करेंगे, यानी फिजिकल तरीका से। तो हम इसी में से अब क्या कर रहे हैं, तीनों जो है उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं एक एक करके बारी बारी से, और उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी अपना कॉपी कलम लेकर के सामने बैठ जाना और जब भी आप पढ़ो तो नोट्स वगैरह बनाओ तो अपने तरीका से आप इसको बनाया करो, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो पहला जो है टॉपिक वो है डायामैग्नेटिक मटेरियल, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते किसको हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का डेफिनेशन ही बोलता है कि द सबस्टांसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर नॉन एज डायामैग्नेटिक मटेरियल। हम अगर प्रतिचुंबकीय बहुत सारा पदार्थ है उसमें से हमको चुनना है कि कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है, तो डेफिनेशन के हिसाब से जब हम किसी मटेरियल को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं
तो उस पर एक वीकली रिपल्सन फोर्स लगना चाहिए, यानी कि छिन्न या दुर्बल एक विकर्षण बल उसके ऊपर लगना चाहिए, मतलब कमजोर टाइप का विकर्षण बल इसके ऊपर लगना चाहिए, इसको भगाना चाहिए। तो ऐसा जब प्रकृति वहाँ पर दिखे तो समझ जाइए कि वो मटेरियल कौन सा है, डायामैग्नेटिक मटेरियल है, वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। वहाँ पर बात समझ रहे हो ना, मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ हम उसको बोलते हैं जब बाहर से चुंबकीय क्षेत्र उसको दिया जाए तो वो जो पदार्थ है वो एक छिन्न बल से, दुर्बल बल से विक्षेपण या फिर ये कह लीजिए कि विकर्षण बल अनुभव करता हो, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल या प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगर इसी चीज़ को डायग्राम के माध्यम से हम समझना चाहें तो मटेरियल के बाहर से जब आप छत्र दोगे, यानी कि चुंबकीय छत्र दोगे, तो ये छत्र रेखाएं जो है इसके ऊपर से गुजर जाएगा, इसके ऊपर से ऐसे गुजर जाएगा, इसके बीच से नहीं निकलता है। मतलब ये जो रेखाएं हैं ये पदार्थ के द्वारा रिपेल किया गया है, हल्का सा फोर्स के द्वारा, क्योंकि इधर गया फिर देखो तो इधर वापस चला आया। तो ऐसा टाइप का प्रकृति जहाँ पर दिखे तो हम लोग ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक मटेरियल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है ना। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो कहानी है, डेफिनेशन है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया इसको। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं, एक दो उदाहरण। जैसे इसका जो उदाहरण है, जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ जैसा जिसके अंदर गुण है, पहला तो वाटर, पानी, NaCl, नमक, सोडियम, सोना, चांदी, ये सब जितना भी आपको दिख रहा है बोर्ड पर एग्जाम्पल ETC, ये सब का सब जो है डायामैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि इसके अंदर जो गुण है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण जैसा है ना। इसी वजह से ये सारे पदार्थों को हम लोग बोल सकते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यानी ये तमाम पदार्थ जो है इस प्रकार का गुण जो है वो दर्शाता है। तो एक तरह से थोड़ा सा हम लोग कहते हैं ना, एक मोटा मोटी हिसाब से अगर बोल दें तो हम ऐसे मटेरियल को बोल सकते हैं ये चुंबकीय पदार्थ तकरीबन नहीं के बराबर है, नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है इन तमाम चीज़ों के अंदर भी होता है ना। और आप ध्यान रखेंगे उसका पहचानने का तरीका यही है कि वो रिपेल होगा, यानी कि वो विकर्षण का बल जो है वो अनुभव करेगा, छोटा सा बल लेकिन अनुभव करेगा। ठीक है। तो आइए अब हम लोग जो डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो डेफिनेशन देखे हैं, अब इसके बाद हम इस मटेरियल का जो गुण होगा, इसके अंदर क्या क्या गुण होंगे, वो तमाम गुणों पर भी चर्चा कर लेते हैं। और ये गुण आपको याद रखने हैं, बाद में ये गुण पर जो क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब आपको इसी से देना पड़ेगा, या फिर जब तीनों पदार्थों के बीच अंतर पूछेगा तो ये जो गुण हम बता रहे हैं उस गुण के आधार पर ही उसका अंतर हम लोग लिखते हैं बेसिकली। ठीक है। तो चलिए आप इसको जो है अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए और फिर हम इसको इसके गुण पर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके प्रॉपर्टी पर हम लोग आ जाते हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है उसका प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी जो उसके डेफिनेशन से ही आया है, हम लोग डेफिनेशन में ही बात किए थे, उसी के अनुसार से हम इसको लिख सकते हैं, इट इज़ वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मटेरियल होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक दुर्बल बल से यानी कि छिन्न बल से वो क्या होगा, रिपेल किया जाएगा, उसको विकर्षण बल का अनुभव होगा, है ना। पहला तो वही प्रॉपर्टी है जो डेफिनेशन में हम लोग लिखे थे। दूसरा जो प्रॉपर्टी है ये और भी अच्छा है और इसके माध्यम से आप लोग इजी वे में किसी भी मटेरियल को आप पकड़ सकते हो कि डायामैग्नेटिक मटेरियल इसमें कौन सा है अगर चुनना हो तो। When it is suspended in uniform magnetic field, then it sets itself perpendicular to the field। अगर ऐसा बोला जाता है कि जब हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम इस तरह से इसको धागा बांध के अगर चुंबक या पदार्थ को ऐसे अगर लटका देते हैं तो ये क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा, यानी कि अगर क्षेत्र ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। क्षेत्र अगर ऐसे है तो ये इसके ऊपर ऐसे हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो गया, परपेंडिकुलर नहीं हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इस तरह का घटना दिखाता है कौन, डायामैग्नेटिक सबस्टांसेस या प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक मटेरियल, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ठीक। तीसरा इसका प्रॉपर्टी है कि द मैग्नेटाइजेशन ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल वेरीज विथ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन अ लीनियर वे। आप लोग एक जो चुंबकीय प्रवृत्ति का जो फॉर्मूला था आप लोग पढ़े थे,
मैग्नेटाइजेशन बट्टा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी चुंबकन बट्टा चुंबकीय तीव्रता, इसी को हम लोग चाई यानी कि इसी को हम लोग क्या बोले थे, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो चुंबकीय प्रवृत्ति जब कांस्टेंट हो, ये जब नियत होगा तो हमारा m जो होगा वो h का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और ऐसा काम इस सबस्टांस में होता है। चुंबकीय डायमैग्नेटिक सबस्टांस जो है इसके अंदर ये गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है उसका जवाब जो है अगला जो गुण है उसमें हम दे रखे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये जो चाई जो होता है ना, चाई डायामैग्नेटिक सबस्टांस में टेम्परेचर के अनुसार से वेरी नहीं करता है। टेम्परेचर का प्रभाव इसके चुंबकीय गुण के ऊपर नहीं पड़ता है। बात समझ रहे हो ना, इसीलिए मैंने तकरीबन नहीं पड़ता। इसी वजह से हम लोग मान के चलते हैं कि प्रति चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकन होगा वो चुंबकीय तीव्रता के साथ रैखिकता परिवर्तित होगा, यानी कि लीनियर वे में परिवर्तित होगा। मतलब सीधा है कि ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो ये इसका तीसरा गुण है। चौथा गुण कहता है कि द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी चुंबकीय प्रवृत्ति, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल इज वेरी स्मॉल नेगेटिव नंबर। ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो छोटा सा होता है, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा तकरीबन अगर देख लो तो 0 से तो छोटा होगा, और 1 जो होता है -1 या तो इसके बराबर होगा नहीं तो इससे छोटा होगा। सीधा तौर पे बोल दीजिए तो हम बोल सकते हैं यहाँ से, एक तो पहला नंबर 0 तो नहीं होगा, 0 से छोटा होगा, और -1 से और ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता है। -1 तक ही छोटा रहेगा, इससे ज़्यादा और छोटा नहीं हो सकता है। तो तकरीबन ये इसका वैल्यू होता है। ये वाला पॉइंट में हमारे पास जगह नहीं था, नहीं लिखे हैं, आप लोग चाहो तो इसके नीचे ये मेंशन कर लेना, ठीक है ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल इज वेरी स्मॉल एंड निगेटिव नंबर, छोटा नंबर होता है। और एक और बात इसमें जुड़ा हुआ है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और तापमान से स्वतंत्र होता है। मतलब ससेप्टिबिलिटी जो है, प्रवृत्ति जो है चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको तापमान से कोई लेना देना नहीं है। तापमान अगर हम लोग इसमें कुछ चेंज वगैरह करते हैं तो ज़्यादा इसको इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना, बढ़ाने पर, ठीक है ना। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसा है वहाँ पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हम लोगों को जनरल फॉर्म में बात करना है, कुछ एक्सेप्शन को लेकर के बात नहीं करना है। पांचवा इसका जो प्रॉपर्टी है वो है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल इज स्लाइटली लेस देन 1। इस मटेरियल का, इस पदार्थ का, यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है वो 1 से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। इसका जो वैल्यू होगा वो 1 से थोड़ा सा, यानी हल्का सा उससे वैल्यू जो होगा वो कम होगा। क्लियर है बात। तो हम लोग डायामैग्नेटिक सबस्टांस का जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे। ये तमाम चीज़ें आपको याद रखने होंगे, है ना, क्योंकि इसके आधार पर जो है कई बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि चुंबकीय पदार्थ जो होता है प्रतिचुंबकीय, ये डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, तीनों में अंतर क्या है ये लिखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो अगर आपको गुण याद रहेगा तो आप उसमें डिफरेंस जो होता है वो आप लिख सकते हो। अगर गुण पूछ दिया तो वो भी लिख सकते हो, है ना। लेकिन डायामैग्नेटिक सबस्टांस जो होता है उसमें अगर सुपर कंडक्टर लिया जाए, सुपर कंडक्टर आप समझ रहे हो, अति चालक, ठीक है। अगर अति चालक टाइप का कोई कंडक्टर हमको मिल जाए, अगर उसका टेम्परेचर बहुत लो हो, अगर बहुत लो होगा तो वैसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट डायामैग्नेटिक सबस्टांस। ऐसा जो मटेरियल होगा इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट डायामैग्नेटिक सबस्टांस, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण रूप से, या इसको बोलते हैं संपूर्ण प्रतिचुंबकीय पदार्थ उसको बोलते हैं। और अगर हम चाहें तो टेम्परेचर, जैसे होता है ना कि मटेरियल का टेम्परेचर अगर घटाते हो तो उसका कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है। तो ऐसा सिचुएशन जो आता है जिसमें कोई भी पदार्थ जो है सुपर कंडक्टर में तब्दील हो जाए, तो ये तब्दील होने का जो प्रक्रिया होता है इसको माइसनर इफेक्ट बोला जाता है। माइसनर एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने इस प्रभाव का खोज किया, इसीलिए उसी के नाम पर ये रखा गया माइसनर प्रभाव। बात समझ रहे हो ना। अगर हम एक काम करते हैं, इसको आप लोग अपना नोट कर लो, इसका अपना हिंदी कर लेना, हमने जो बोला है वही चीज़ आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, रोक करके। हम माइसनर इफेक्ट के बारे में
थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, उसको डिफाइन करके आपके सामने रख भी देते हैं ताकि आपके नोट्स में वो शामिल रहे। ठीक है, ओके। सो हम लोग बात करते हैं अभी जो माइसनर इफेक्ट है, हम आपको बताए भी, इसको हम डिफाइन कुछ इस प्रकार से किए हैं, द फेनोमेनन ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर्स इज कॉल्ड माइसनर इफेक्ट। यानी कि अति चालकों में पूर्ण प्रतिचुंबकत्व की जो घटना होती है उसी को बोलते हैं हम लोग माइसनर प्रभाव। यानी प्रतिचुंबकत्व होने का जो घटना घटता है उसके अंदर में, इस घटना को ही नाम दे दिया गया क्या थे, माइसनर इफेक्ट। ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले ये चीज़ें बताई थी, इसलिए उन्हीं के सम्मान में ये बातें जो है कही गई है। और आपको हम पहले भी बताए हैं और फिर से हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख भी दिए हैं कि सुपर कंडक्टर्स एग्जिस्ट कितना परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। तो ये जो है एक तरह से कह दीजिए तो सुपर कंडक्टर जो होता है वो एक तरह से ये घटना दिखाता है, डायमैग्नेटिज्म का जो घटना होता है ये हमारा जो मटेरियल है, ये मटेरियल हमेशा दिखाता है, खासकर जब मटेरियल जो होगा वो सुपर कंडक्टर हो तब। क्लियर है बात। अब आते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल पर। तो पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय पदार्थ किसको बोलेंगे, तो हम इसको डिफाइन किया है कि दोज मटेरियल्स विच आर फीबली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फीबली का मतलब भी वही होता है वीकली, यानी कमजोर रूप से। जब कोई पदार्थ को जो बाहर से दिया गया मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो कमजोर बल से एक छिन्न बल से आकर्षित करे। इससे पहले वाला में क्या हो रहा था, विकर्षण हो रहा था, लेकिन जब छिन्न बल से वो आकर्षित करे तो हम लोग ऐसे मटेरियल को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अनुचुंबकीय पदार्थ। बात समझ रहे हो ना। यानी कि उसी तरीका से अगर इसको भी अगर आप डिफाइन करोगे, यानी जैसा कि हम लोगों ने पिछला डायग्राम बनाया था उसी डायग्राम के रूप में अगर इसको लिखना चाहो, दर्शाना चाहो, तो इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक मटेरियल है, ये अपना एक मटेरियल है ना, और इस मटेरियल के बाहर हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। मान लेते हैं कि इधर हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, बाहर से चुंबकीय क्षेत्र अगर देते हैं तो क्या होगा, ये खींच लेगा इसको, लेकिन बहुत कम बल से खींचेगा, है ना, इसलिए ज़्यादा जो लाइन जो होगा वो सटेगा नहीं। इस तरह से इसको खींच लेगा। अगर नीचे से भी इसको दिया जाए तो ये भी क्या करेगा, इसको इस तरह से खींच लेगा, है ना, और अगर दिया जाए तो इस तरह से ये खींच लेगा। आप अगर कंपैरिजन कीजिएगा इससे पहले वाला से, तो उसमें भगा रहा था, है ना, उसमें भगा रहा था, लेकिन इसमें क्या है, खींच रहा है इस तरह से। तो ऐसा जब गुण दिखाए तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मटेरियल को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, है ना। ऐसे मटेरियल को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें इसमें, तो एग्जांपल में हो जाएगा एल्युमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना, एसेट्रा। ये सब जितना भी मटेरियल आपको हम बता रहे हैं, एल्युमिनियम, क्रोमियम, है ना, ये सब मैग्नीज, ये सब क्या है, ये सब का सब जो होगा पैरामैग्नेटिक सबस्टांस या पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत आएगा। तो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक जो हम लोगों ने इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है, दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखिएगा तो एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो तो फोर्स का है। उसमें जो बल लगता था वो विकर्षण वाला बल था, कमजोर बल था, वहाँ भी, यहाँ भी कमजोर बल है, लेकिन यहाँ पर कमजोर बल जो है वो आकर्षण वाला बल है। इससे पहले जो लगा था उसमें विकर्षण वाला बल है। तो इससे हम लोग पकड़ लेंगे कि कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक का कहानी आपको समझ में आया, आप इसको भी अपने नोट्स में शामिल करो। अब हम फिर आ जाते हैं वापस पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय पदार्थ जो है, इसका भी अपना प्रॉपर्टी है। तो हम उसके प्रॉपर्टी को पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ का जो गुण है उसमें पहला गुण तो वही हम लोग डेफिनेशन के आधार पर ही बात कर ले, जो परिभाषा हम लोगों ने देखा था उसके आधार पर, यानी कि इट इज़ वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मटेरियल होगा माने पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, अनुचुंबकीय पदार्थ, ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक छोटा सा दुर्बल बल होगा
जिसके द्वारा ये आकर्षित किया जाएगा। एक तो गुण ये है। दूसरा गुण ये होगा, फिर से जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था उसमें भी कंपैरिजन अगर चाहो तो कर सकते हो यहीं पर। When it is suspended in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसको भी इसी तरह से पकड़ के लटका दो तो क्या होगा, तो देन इट सेट्स इटसेल्फ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तब क्या होगा, ये जब निलंबित किया जाएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ अपने आप को समानांतर कर लेगा। यानी कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम इसको लटका रहे हैं तो ये इस तरह से इसी के पैरेलल आ जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। बात समझ रहे हो ना। तो ये जो आपको दिखा, यानी पैरेलल जो एडजस्ट करेगा ये थोड़ा स्लो मोशन में करेगा, क्योंकि इसका जो फोर्स है ना, एक्चुअली में इस पर जो फोर्स लग रहा है ट्रैक्शन फोर्स, वो वीकली है, यानी कि कमज़ोर बल है। तो धीरे धीरे करके ये क्या करेगा, पैरेलल हो जाएगा। तीसरा जो प्रॉपर्टी है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। हालांकि इस प्रॉपर्टी में जो परिवर्तन जो देखने को मिलता है, आप लोग इससे पहले देखे होंगे कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी मैग्नेटाइजेशन और जो हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया था वहाँ पर, यानी इससे पहले वाला में। इसका मतलब उसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी था, चुंबकीय प्रवृत्ति यानी चाई, तापमान पर निर्भर नहीं करता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर तापमान अगर परिवर्तित होगा तो फिर उसका जो चाई है यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो घटेगा बढ़ेगा। तो पहले तो इसमें जो प्रॉपर्टी जो दिया है उसको हम देखते हैं। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर। इस पदार्थ का, यानी इस पदार्थ मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति एक छोटा सा धनात्मक संख्या होगा, यानी कि एक से अधिक होगा। ध्यान रखिएगा, एक से अधिक होगा लेकिन बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि माने कि उसका जो वैल्यू आना चाहिए वो वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। माने कि एक से थोड़ा सा अधिक होगा, मान लीजिए 1.2, 1.4, 1.5 ऐसा टाइप का होगा, है ना। तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है किस मटेरियल का, पैरामैग्नेटिक का। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो जोड़ा हुआ है कि एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये परम ताप का यानी तापमान का ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब तापमान अगर बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटेगा, ये बात बोला गया। और इसी के आधार पर ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर लिखा गया। ये फॉर्मूला कैसे आया इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि तापमान के वजह से जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी परिवर्तित होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो बिगड़ता है, उसके बारे में सबसे पहले एक मैडम क्यूरी नामक वैज्ञानिक थी जिन्होंने इसके बारे में बताया था कि किसी भी मटेरियल को अगर आप गर्म करते हो, अगर वो हमारा जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि वो अगर मान लीजिए कि अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो उसका जो तापमान बढ़ेगा तो उसका जो चुंबकीय प्रवृत्ति जो होगा वो घटेगा, यानी वो उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। और उन्होंने प्रयोग के द्वारा ये फार्मूला लाया और वही फार्मूला हम यहाँ लिखे हैं। एक्चुअली में मैडम क्यूरी जो बात बोले थे, जो उन्होंने दिया था, उसके बारे में हम लोग इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं और आपको वहाँ से समझा देंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। लेकिन फिलहाल आप लोग ये फार्मूला अपना नोट कर लेना। चाई चुंबकीय प्रवृत्ति यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सी इसको बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट यानी क्यूरी का कांस्टेंट इसको बोलेंगे। म्यू जीरो का मतलब तो आप जानते हो परमिएबिलिटी होता है फ्री मीडियम का, और टी का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना। चौथा जो इस पदार्थ का गुण होगा, जो महत्वपूर्ण गुण है, वो है परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल इज स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी, यानी कि इस पदार्थ का जो परमिएबिलिटी होगा, परमिएबिलिटी मतलब चुंबकशीलता, इस पदार्थ का जो चुंबकशीलता होगा वो एक से थोड़ा अधिक होगा, ठीक है ना। एक से थोड़ा अधिक होगा, बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होगा, थोड़ा सा अधिक होगा। आप समझ रहे हो। तो ये जो हम गुण लिखे हैं ये अनुचुंबकीय पदार्थ का गुण है। आइए हम इसके बाद देख लेते हैं कि तापमान से जुड़ा हुआ एक जो लॉ, एक जो नियम दिया गया है क्यूरी के द्वारा, जिसको हम लोग क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं हम लोग, तो उस पर हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं। और वहाँ से ये फार्मूला जो आता है वो फार्मूला का थोड़ा सा आपको हिंट दे देंगे, जानकारी दे देते हैं,
ठीक है ना। तो आप इसको भी अपने नोट्स में शामिल करो और इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लो। चलिए क्यूरीज लॉ पर हम बात करते हैं। क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्यूरी का दिया गया चुंबकन नियम। ये नियम जो है बेसिकली दिया ही गया था पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। उसी पर रिसर्च करने के दौरान जो है, जो क्यूरी ने ऑब्जर्व किया, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो उनको दिखाई दिया, उसी के आधार पर उन्होंने ये नियम बना दिया और ये फेमस हो गया क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटाइजेशन के नाम से। हम लोगों से कभी कभार ऐसा प्रश्न पूछ देता है कि व्हाट इज़ क्यूरीज लॉ, है ना, या क्यूरीज लॉ से आप क्या समझते हैं। इस पर जो है लिखने के लिए बोल देता है, वेरीफाई करने के लिए बोल देता है। तो हम लोग आज उसको पहले सीख लेते हैं अभी, और इसी के आधार पर हम बोले भी आपको कि इसी के आधार पर हम लोग जो पिछला जो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो गुण था, तीसरा गुण जो था, जिसमें हम लोगों ने चाय बराबर जो फॉर्मूला लाया था, उस फॉर्मूला का भी प्रारूप जो है आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से कि उसका किस तरह से डिजाइनिंग किया गया, माने कि कैसे आया वो, है ना। तो क्यूरी का कहना क्या है, स्टेटमेंट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फील्ड, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है उसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैग्नेटाइजेशन यानी चुंबकन, ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। तो जो ये बोल रहा है वही चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं। मैथमेटिकली अगर हम इस नियम को लिखना चाहे तो मैग्नेटाइजेशन का एम आता था, एम होता था, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मैग्नेटिक फील्ड। बाहरी जो मैग्नेटिक फील्ड होता था उसको हम लोग बी से डिनोट कर सकते हैं, या B0 भी बोलते थे। वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये जो बोला था, एक और बात बोला है कि मैग्नेटाइजेशन जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ये बात बोला गया है। तो हम दोनों समीकरण को अगर एक साथ कंबाइन करें, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, जो बोला है हम वही चीज़ लिखें, है ना। यहाँ पर आपको बोला गया है कि मैग्नेटाइजेशन जो होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, वो बाहर से दिया गया चुंबकीय क्षेत्र का समानुपाती है। हमने लिख दिया इसको, समीकरण 1 मान लिया। यही चुंबकन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप का व्युत्क्रमानुपाती है, हमने इसको भी समीकरण 2 में लिख लिया। लेकिन है दोनों एक ही टर्म, तो एक ही इक्वेशन में हम इसको चाहे तो दर्शा सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B0 बट्टा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और आपको पता है कि जब हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक यहाँ पर कांस्टेंट हमें लगाना पड़ता है, और इसी कांस्टेंट के तहत यहाँ पर आता है क्यूरीज कांस्टेंट। इसी के तहत यहाँ पर आता है क्या चीज़, क्यूरीज कांस्टेंट। वेयर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वेयर एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में चुंबकन। फिर यहाँ पर हमारा जो सी है ये क्या है, तो क्यूरीज कांस्टेंट, क्यूरीज कांस्टेंट। ये तो अपना जो है B0 जो है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है। और T क्या है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, परम ताप। तो ये जो फार्मूला आया ये क्यूरी के नियम के हिसाब से आया, यानी क्यूरीज लॉ जो होता है उसी के आधार पर ये फार्मूला बन के आया है, ठीक है ना। तो ये क्यूरी का नियम यहाँ तक है। आपको अगर आपसे पूछे कि क्यूरी का चुंबकन नियम क्या होता है, तो आपको डिफाइन करने के साथ साथ ये वाला फार्मूला जो है यहाँ तक आपको लिखना पड़ता है, तब जाकर के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है।
अब इसको तो इम्पोर्टेंट श्रेणी में रखना ही, क्योंकि इधर से जो प्रश्न पूछता है तो उसमें डायरेक्ट इस पर जो है प्रश्न पूछ देता है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं कि हमारा जो इससे पहले जो आया था, यानी कि जो तीसरा जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका गुण, उसमें जो तीसरा जो आया था वो इसी फॉर्मूला से डिराइव करके वहाँ पे लाया गया था, है ना। चूंकि चर्चा हो रहा था चुंबकीय प्रवृत्ति का, लेकिन इसमें अगर आप देखिए तो चुंबकीय प्रवृत्ति तो कहीं पर है नहीं ना, चुंबकीय प्रवृत्ति तो है नहीं। तो चर्चा जब चुंबकीय प्रवृत्ति का हो रहा है वो भी टेम्परेचर के साथ, तो किसी न किसी रूप में आप देखिएगा तो इस फार्मूला से वो डिपेंड करता है, तो वहाँ से वो लाया गया है। कैसे लाया गया है तो आप समझिए यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर खाली समझाने के लिए लिख रहे हैं। चूँकि आप जानते हो हमारा जो B0 है इसको हम μ0H लिख सकते हैं। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र जो होता था वो परमिएबिलिटी और इनटू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता था, है ना। और एंड आपको ये भी पता है कि हमारा जो चाई होता है वो मैग्नेटाइजेशन बट्टा मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बराबर बट्टा दोनों का रेशियो के बराबर होता है। ये तो फॉर्मूला है। तो हम अगर इस फॉर्मूला को ऐसे ही लिख दें, m बराबर इस B0 के c तो रहेगा ही, B0 के जगह पे हम यहाँ से μ0 इंटू H बट्टा T कर दें और इस H को इधर फेंक दें, तो m बट्टा में H जो होगा ये बराबर c μ0 बट्टा T लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से यही चीज़ क्या चीज़ बन जाएगा, यही बन जाएगा हमारा चाई c μ0 बट्टा T। ये फार्मूला वहाँ था ना। आप अगर इससे देखेंगे तो आपको पीछे जो फार्मूला बताया गया था वो यही फार्मूला था, ठीक है ना। तो ये जो गुण है ये गुण आपको ध्यान में रखना है, यानी ये जो लॉ है ये लॉ के आधार पर ही उसके अंदर जो टेम्परेचर के हिसाब से चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के लिए फॉर्मूला दर्शाया गया है, ये फॉर्मूला दिखाया गया है। बात समझ में आ रहा है। तो इसको जो है आप अपने तरीका से इसको आप तो पहले नोट कर लो और बढ़िया से इसको तैयार करके रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछता है बोर्ड में, कई बार आ भी चुका है ना। तो थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा जो तीसरा जो मटेरियल है वह है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी लौह चुंबकीय पदार्थ, है ना। लौह चुंबकीय पदार्थ हम किसको बोलेंगे, तो आप एक क्रम वाइज पूरा सारा चीज़ जो है देखते आ रहे हो। जो हमारा पहला जो पदार्थ था, यानी पहला जो हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल था, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या हो रहा था कि हम मैग्नेटिक फील्ड में रख करके चेक कर रहे थे, सारे मटेरियल को ऐसा ही करते हैं। तो उसको जब रखे थे डायामैग्नेटिक को, तो उसको जो है रिपल्सन फोर्स लगा था, यानी कि एक छोटा सा रिपल्सन बल लगा था, इससे पकड़ लिए ये डायामैग्नेटिक है। जब छोटा सा आकर्षण बल लगा था तो उसको हम लोग बोले थे पैरामैग्नेटिक या पैरामैग्नेट, उसको हम लोग बोल देते हैं। अब आता है लौह चुंबकीय पदार्थ का बारी। लौह चुंबकीय पदार्थ के अंदर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। एक तरह से कह लीजिए चुंबक जैसा गुण जो होगा सबसे ज़्यादा इसी में पाया जाता है। इसीलिए जब आप इसको बाहरी किसी क्षेत्र में रखिएगा तो ये उस चुंबक के द्वारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा आकर्षित कर लिया जाएगा, यानी छोटा मोटा आराम से नहीं, एकदम तेजी में उसको क्या कर लेगा, वो आकर्षित कर लेगा। तो जब तेजी में आकर्षित कर लेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स से आकर्षित कर लेगा, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो जब आप उसको एक स्केच डायग्राम के माध्यम से उस मटेरियल को समझोगे तो हमारा जो लाइन्स ऑफ फोर्स होगा एकदम चिपक जाएगा इसके अंदर आकर के। कहने का मतलब है कि कहीं से भी जा रहा है उसको खींच करके एक जगह पे रख लेगा। ला रहा था इससे पहले वाला में, लेकिन थोड़ा कम लाता था, और उससे पहले तो भगा रहा था। तो जब पूरा का पूरा खींच ले तो ये स्केच डायग्राम है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। उदाहरण के तौर पर देखिए तो लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये तीन को तो फेरोमैग्नेटिक है जो पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। इसको बनाया भी जा सकता है इसके एलओआई के द्वारा, यानी इसका जो है मिश्र धातु जब बनाते हैं तो वो भी जो होगा, यानी इसके द्वारा, ये तीनों के द्वारा जो बनेगा मिश्र धातु, उसमें बेसिकली अगर मात्रा थोड़ा बहुत ज़्यादा इसका किया जाए तो वो भी लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना। इसमें एक्चुअली में होता क्या है आपको बता दें हम, कि मान लीजिए ये जो है ये एक पदार्थ है,
इस पदार्थ का जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, मतलब चक्रण जो है, मान लो ये इधर की ओर चक्रण कर रहा है, ये जो है इधर की ओर चक्रण कर रहा है, ये जो है इधर की ओर चक्रण कर रहा है, ये जो है इधर की ओर चक्रण कर रहा है, ये इधर, मतलब हालांकि सबसे ज़्यादा अनियमित जो होता है, सबसे ज़्यादा वो तो हमारा जो डायामैग्नेटिक मटेरियल था उसके अंतर्गत होता है ना। इसमें भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जो होता है अरेंजमेंट के साथ होता है। लेकिन जैसे ही इसको बाहर से फील्ड दोगे ना, तो इसका जो अरेंजमेंट होगा, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण का अरेंजमेंट होगा, वो फील्ड के डायरेक्शन में इस तरह से पैरेलल हो जाएगा, मतलब इस तरह से एक डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके डायरेक्शन में ये पैरेलल हो जाता है। इसको लोग बोलते हैं डोमेन। ये जो आपको दिख रहा होता है इसको डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होता है मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, उसके पैरेलल आ जाता है, उसके समानांतर ये चला जाता है। और ऐसे तो इधर उधर अपना यत्र तत्र होता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक सबसे बड़ा गुण ये भी है कि अगर आप ये जो चुंबक जो क्षेत्र है ना बाहर से दिया गया, अगर ये हटा भी लो फिर भी इसके अंदर थोड़ा बहुत चुंबकीय गुण जो है वो वर्तमान में, माने हटाने के बावजूद भी उसके अंदर में रह जाएगा। अरेंजमेंट जो इसका है इसी प्रकार का रहेगा। बात समझ रहे हो ना, माने कि इसका मैग्नेटिक फील्ड हम हटा लिए फिर भी इसके अंदर में रहेगा कुछ ना कुछ। बात समझ रहे हो ना। तो ऐसा जो प्रवृत्ति है वो सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है किसमें, लौह चुंबकीय पदार्थ में, ठीक है। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ को डीमैग्नेटाइज भी किया जा सकता है, यानी कि विचुंबकन भी उसके अंदर किया जा सकता है। और इसी की वजह से एक गुण डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सथिल्य। सथिल्य जो होता है, सथिल्य यानी हाइस्टेरेसिस। तो हाइस्टेरेसिस का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। फिलहाल तो लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण पर आ जाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ का जो पहला गुण होगा वो इसके परिभाषा के हिसाब से हम लोग लिख देते हैं, जैसा कि हम लोग पिछला तीन माने दोनों में जो है हम करते आ रहे हैं उसी तरीका से। इट इज़ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मटेरियल होता है वो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बहुत ही प्रबल बल से आकर्षित हो जाता है, यानी इसको आसानी से इसको खींचा जा सकता है तेजी से, ठीक है ना। तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ का गुण है, पहला गुण। हम और भी गुणों पर बात करते हैं, पहले आप लोग इसको जो है अपने नोट्स में शामिल कर लो और इसको तैयार रखना, इसको जो है भूलना नहीं है इधर से कुछ भी। इसका जो अगला प्रॉपर्टी है वो है कि फिर से जब मैग्नेटिक फील्ड में, यानी मैग्नेट का दो पोल होगा उसके बीच में जब इसको आप लटकाइएगा ये फिर क्या होगा, फील्ड के पैरेलल आएगा। लेकिन अभी जो आएगा पैरेलल वो बहुत ही तेज़ी में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स इसमें लग रहा है। वही बात हमने इसमें ऐड किया है दूसरा प्रॉपर्टी में कि व्हेन इट इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट सेट्स इटसेल्फ पैरेलल टू द फील्ड क्विकली। जब इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह द्रुत गति से क्षेत्र की ओर समांतर रूप से समायोजित हो जाती है। मतलब ये पैरेलल हो जाएगा लेकिन बहुत फास्ट, बहुत तेजी में ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा जो प्रॉपर्टी है, यहाँ से थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें जो है वो समझना ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि ये चीज़ें जो है थोड़ा अलग टाइप का है। तीसरा प्रॉपर्टी है कि इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इस पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति इज अ पॉजिटिव एंड लार्ज नंबर। इसका जो वैल्यू होता है ससेप्टिबिलिटी का ये बहुत बड़ा नंबर होता है और पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि सबसे बड़ा ससेप्टिबिलिटी यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति बड़ा और धनात्मक किसका होता है, तो वो होगा किसका, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। ध्यान रखना इस बात को, होता है। इसमें एक चीज़ ऐड किया है, बट नो लॉन्गर कांस्टेंट, लेकिन हमेशा ये नियत नहीं होता है। इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा नियत नहीं होता है। तो उसके लिए एक फार्मूला हम यहाँ पर लिखे। एक्चुअली में ये फार्मूला वहीं से आया है, समझ गए ना, जो फार्मूला हम लोगों ने इससे पहले ड्राइव किया है। आप इसमें अगर देखिएगा तो इसमें एक टेम्परेचर यहाँ पर रखा हुआ है TC। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यानी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करते करते एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल माने कि लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो अपना गुण बदल करके पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चला जाता है। बात समझ रहे हो ना, अणुचुंबकीय पदार्थ का गुण धारण कर लेता है वो।
यानी कि जिस तापमान पर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, उस तापमान को क्यूरीज टेम्परेचर बोलते हैं। वही टेम्परेचर यहाँ पर लिखा गया है। इसीलिए बोला गया है कि ये जो है ज़्यादा दूर तक जो है नियत नहीं रहता है, ठीक है, वो टेम्परेचर के हिसाब से परिवर्तित होता है। क्लियर। उसके बाद चौथा इसका गुण है कि इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी इज मच ग्रेटर देन 1। जाहिर सी बात है, जब हम लोग बात कर रहे हैं ससेप्टिबिलिटी का, ये जब बड़ा है तो जाहिर सी बात है ये जो होगा ये भी 1 से अधिक होगा। क्यों? अच्छा, 1 से अधिक क्यों हो रहा है? ये दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है कि नहीं? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो हमारा जो रिलेटिव परमिएबिलिटी का जो फॉर्मूला था 1 + chi था, ठीक है। हम यहाँ पर ये चीज़ लिख करके नहीं समझा रहे, लेकिन ये जो लिख रहे हैं इसका अर्थ आप समझते चलिएगा। क्योंकि जब ये जो है एक धनात्मक और बड़ा संख्या है तो जाहिर सी बात है इसका वैल्यू जो होगा 1 से अधिक होगा। 1 से अधिक कहने का अर्थ कहाँ से आ रहा है, वो चीज़ आपको हम बता रहे हैं, वो यहीं से आ रहा है। क्योंकि इससे पहले भी हम 1 से अधिक वाला टाइप का कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। जहाँ पर भी इसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है इसका 1 से अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 से बहुत अधिक हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, 5वां प्रॉपर्टी, कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस मटेरियल इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मतलब ये है कि ये जो मैग्नेटाइजेशन है, चुंबकन जो होता है, इसको अगर बोला जाए तो ये अगर कांस्टेंट रहे तो उस केस में ये इसका यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इस केस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। मतलब सीधा है कि हम अगर मैग्नेटिक फील्ड को वेरिए कराना चाहें, क्योंकि इससे मैग्नेटिक फील्ड आता है मैग्नेटाइजेशन से, तो ये जो H का जो वैल्यू है यानी कि चुंबकीय तीव्रता का जो वैल्यू होगा वो वेरी करेगा, और वो जो वेरी करेगा वो अटपटा तरीका से वेरी करेगा, जिसको हम लोग मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस बोलते हैं। इसको हम लोग चुंबकीय सैथिल्य बोलते हैं, है ना। एक बार चुंबकन करवाना, एक बार भी चुंबकन करवाना, तो उस केस में चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, उसी चुंबकन क्षेत्र के परिवर्तन को, चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? चुंबकीय सैथिल्य यानी मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस। तो ऐसा गुण यानी चुंबकीय सैथिल्य वाला गुण जो है ये सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में देखने को मिलता है। ज़्यादातर मैक्सिमम जो होगा वो इसी में देखा जाता है ना। तो हम लोग उसके हाइस्टेरेसिस पर आ जाते हैं। एक बार उसको भी समझ लेते हैं कि ये जो चुंबकीय मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस, चुंबकीय सैथिल्य जो है वो है क्या। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम उस पर आते हैं। अगला अपना टॉपिक है मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस, चुंबकीय सैथिल्य। इसको हालांकि डिफाइन करना तो बड़ा इजी है, डेफिनेशन हम लोग इजी वे में दे सकते हैं, लेकिन समझते हैं हम लोग इसको कि एक्चुअली में मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस, चुंबकीय सैथिल्य है क्या। पहले आप डिफाइन कर लो। द प्रोसेस ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन इज नॉन एज मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस। यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकन तथा विचुंबकन के कारण चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है, उसे चुंबकीय सैथिल्य कहा जाता है। देखिए एक्चुअली में यहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन जो होता है वो बाहरी फील्ड के द्वारा होता है, और बाहरी फील्ड के द्वारा जब मैग्नेटाइजेशन होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता। एक्चुअली में उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो हमको फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होना चाहिए चुंबक का यानी जो पदार्थ का, और जो बाहर से हम दे रहे हैं उसका जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है, दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं और देखते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है आप पहले समझ लो। जैसे अगर मान लीजिए एक खोखला बेलन ले हम, इसके ऊपर तार लपेट दो तो क्या ये परिनालिका बन जाएगा। अब इस बेलन के अंदर खोखला है, इसके अंदर में हम क्या किए, मटेरियल को रख दिए। कौन सा मटेरियल? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसको रख दिए, और रखने के बाद हम इसमें करंट प्रवाहित किए। यानी कि जैसे ही करंट प्रवाहित करोगे तो हमारा वो जो परिनालिका है वो विद्युत चुंबक बन जाएगा, और जैसे ही वो विद्युत चुंबक बन गया तो वो बाहर से फील्ड प्रोवाइड करेगा किसको? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। माने कल्पना करो, आप इस चीज़ को समझो।
तो उसमें जो ग्राफ खींच करके जो देखा गया, जो उसमें परिवर्तन हुआ, उसमें देखा ये गया कि इसका जो ग्राफ जो आ रहा था ना कुछ ऐसा आ रहा था, ऐसा। मतलब कहने का सेंस ये है कि जब H का वैल्यू बढ़ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा था, इस तरह से, है ना, ऐसे बढ़ रहा था। लेकिन एक ऐसा समय आया जिसके बाद ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, यानी संतृप्त हो गया ये। इसके बाद क्या है कि करंट अगर बढ़ाओगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बाद भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वही कांस्टेंट रहेगा, ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब इन्होंने क्या किया, माने वैज्ञानिकों ने क्या किया कि अब क्या किया कि हमारा जो करंट जो बढ़ रहा था ना, करंट जो बढ़ रहा था तो इसका मतलब वो मैग्नेटाइज हो रहा था, उसके अंदर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख रहे थे वो चुंबकित हो रहा था, है ना। और चुंबकित होने का प्रक्रिया इस तरह से चलते गया, यानी कि इसका चुंबकीय क्षेत्र जो मटेरियल था उसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ते गया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि सैचुरेट हो गया, यानी कि वो संतृप्त हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे, एक छोटा सा डायग्राम से बता रहे हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसमें इलेक्ट्रॉन जो था वो यत्र तत्र होता था, ऐसे होता था, है ना। अब जैसे ही बाहर से मैग्नेटिक फील्ड इसको मिला तो सबका सब क्या हो जाएगा, सबका सब धीरे धीरे करके सीधा हो जाएगा, सबका सब एक डायरेक्शन में हो जाएगा। अब बताओ, जब सबका सब एक डायरेक्शन में हो गया, यानी ये जो डोमेन है सबका सब जब एक डायरेक्शन में हो गया तो इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड अब दो भी तो क्या फर्क पड़ता है बाहर से, यानी कि वो जो परिनालिका हम बोले उस परिनालिका के अंदर में जो रखा हुआ मटेरियल है उसके परिनालिका में ज़्यादा करंट बढ़ाते चलो क्या फ़र्क पड़ेगा, करंट बढ़ाते चलो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बढ़ाने से कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि जितना भी इसका जो डोमेन था सब तो एक फिक्स डायरेक्शन में आ चुका है, तो फिक्स डायरेक्शन में आ चुका है तो इसलिए इसको बोलते हैं ये सैचुरेट हो गया। एक समय लगता है इसको फिक्स होने में, धीरे धीरे करके सीधा होते होते सब न होगा, तो धीरे धीरे होने का जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, तो उसका ग्राफ ऐसे देखा गया। ठीक है, तो एक तो ये रहा अपना। अब कहा गया कि जैसे जैसे अब करंट को हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने का मतलब है कि उल्टा डायरेक्शन में अब हम इसको करंट को बढ़ाते हैं। तो उल्टा डायरेक्शन में जब करंट बढ़ाया गया तो देखिए क्या घटना घटा, ऐसे देखा गया। मतलब जैसे इसका जो करंट है उल्टा डायरेक्शन में बढ़ाया गया तो ये धीरे धीरे करके क्या हो गया, वापस जो है इस तरह से, लेकिन इस रास्ता पर नहीं आया। मज़ेदार बात यह है, यही चीज़ आपको समझना था, क्योंकि B जो है H का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, इसका अर्थ है ये इस रास्ता पर नहीं आएगा, ये इधर से आता हुआ इस तरह से और फिर इधर किसी न किसी पॉइंट पर सैचुरेट हो जाएगा। मतलब आप उसको जब लोएस्ट वैल्यू पर लाते हो तो लोएस्ट वैल्यू पर लाओगे ना तो वो इधर कहीं ना कहीं जा कर के एडजस्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं जा कर के ये सैचुरेट हो जाएगा। अगर हम इसको O मानते हैं, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, E वाला पॉइंट को C मानते हैं, तो आप याद रखिएगा हमको रिवर्स डायरेक्शन में कुछ ना कुछ करंट देना पड़ेगा, जिसमें कि हमारा ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पर आते आते ये वाला यहाँ पे आ जाए। यानी कहने का सीधा तात्पर्य ये होता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कुछ शेष रह गया क्योंकि इस पर आ गया, लेकिन ये जो मैग्नेटाइजेशन फील्ड यानी बाहर से जो दिया गया है वो कंप्लीटली ख़त्म हो गया है। यानी कि अगर बाहर से दिया गया फील्ड को अगर आप छोड़ भी दो ना तो फिर भी ये क्या होगा, फिर भी ये वापस जो आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड अपना ले करके रखेगा, यानी कि उसका पूरा गुण बर्बाद नहीं होगा। मतलब वो जो डोमेन जो इधर उधर जो था वो सीधा हो गया था, ऐसा नहीं है कि फील्ड हटा लिए तो वो फिर टेढ़ा हो जाएगा, होगा लेकिन बहुत कम, यानी कि वो अपने पोजीशन पर मेंटेन रहेगा। अब हम उसको घटा रहे हैं, करंट रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, तो जब रिवर्स डायरेक्शन में आप बढ़ाइएगा तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो होगा रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा। तो रिवर्स डायरेक्शन में ये काम करते करते क्या होगा, इस तरह से लाते लाते एक समय ऐसा आएगा कि उस मटेरियल का ही मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर देगा। बात समझ रहे हो ना। तो आपको दो पॉइंट मिला, एक पॉइंट ये मिला जहाँ पर हम देखें क्या कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, लेकिन H का वैल्यू जीरो हो गया। समझ रहे हैं ना। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग धारणशीलता, रिटेंटिविटी।
और हम इसको डिफाइन कर दिए इसी फॉर्मेट में, आप इसका हिंदी कर लीजिएगा अपना। द रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल आफ्टर रिमूविंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड इज नॉन एज रिटेंटिविटी। यानी कि बाहरी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हटाने के बावजूद भी पदार्थ के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र रखा जाता है यानी मेंटेन रखा जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग धारणशीलता, इसी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है, ए से लेकर के बी तक का ग्राफ है, इसको बोलेंगे रिटेंटिविटी, धारणशीलता, यानी कितना धारण करके रखा हुआ है। अब बी से सी तक लाने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको इसका वैल्यू जो है निगेटिव में बढ़ाना पड़ेगा, तो ये वाला वैल्यू घटेगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसका वैल्यू निगेटिव में जो दिया जाए जिस पर इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आ रहा होता है इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर इस वैल्यू को बोलते हैं कोएर्सिविटी, निग्राहिता, यानी कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी टू डिस्ट्रॉय द रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल इज नॉन एज कोएर्सिविटी। मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता का वह मान जो शेष बचा हुआ जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र, इसको बर्बाद करने के काम आए, इसी को बोलते हैं हम लोग कोएर्सिविटी। और जब आप यहाँ के बावजूद भी निगेटिव में करंट बढ़ा रहे हो यानी उल्टा डायरेक्शन में, तो फिर ये क्या होगा, डायरेक्शन इस तरह से आएगा। पहले क्या हो रहा था, जीरो से शुरू हो रहा था, अभी क्या देख लीजिए यहाँ से शुरू हुआ, इस तरह से आएगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद फिर सैचुरेट हो जाएगा। अब कोई कहे कि उसी मटेरियल को वैसा ही रहने दिया जाए और फिर करंट को उल्टा बढ़ाया जाए, यानी कि जो इधर जा रहा था उसको उधर फिर कर दे वापस जिस डायरेक्शन में है, तो फिर इसी रास्ता पर अब नहीं चलेगा, वो अब उल्टा चलेगा, ऐसे। ध्यान रखिएगा, ऐसे चलेगा, यानी कि अब उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस रास्ता पर ऐसे आएगा। इसके बाद जब आप इसी चीज़ को फिर वापस चलाइएगा तो फिर इसी तरीका से ऐसे ऐसे इसे घूमते रहेगा, यानी डायरेक्शन कभी उधर करो, कभी इधर करो, कभी उधर करो, कभी इधर करो, इस तरह का घटना घटेगा और आपको ऐसा ग्राफ देगा। और इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं हाइस्टेरेसिस लूप, हाइस्टेरेसिस लूप, ठीक है, शैथिल्य लूप इसको हम लोग बोलते हैं। बात समझ में आया? तो ये चुंबकीय शैथिल्य का कहानी है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसके अंदर ये गुण जो है वो देखने को हमें मिलता है। तो हमारे पास जो था, जो टॉपिक है अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है, इसमें तमाम प्रॉपर्टीज जो होते हैं तीनों मटेरियल का वो हम लोगों ने सीखा है। अगले क्लास में हम लोग एक क्लास और इसका बचा हुआ है जिसमें हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, और अर्थ मैग्नेटिज्म जब आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो ये चैप्टर जो है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर से इसी टॉपिक में, जो एक टॉपिक जो छोटा सा बचा हुआ है। और इसके बाद ये तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद आप लोग किताब जरूर पढ़िएगा और छोटा मोटा क्वेश्चन जो होगा उसको ज़रूर आप हल कीजिएगा। ये सब चीज़ पूछता है, इसलिए ये चीज़ तैयार करके रखना अनिवार्य है। चलिए, तो अगले क्लास में हम लोग फिर वापस मिलते हैं, लेकिन यहाँ तक आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।